नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में कोरोना महामारी से हालात एक बार फिर चिंताजनक होते दिख रहे हैं। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। देश में 110 दिनों बाद रिकॉर्ड 18 मार्च को पहली बार लगभग 40,000 कोरोना के केस सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी के मामले में दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिकवरी भारत में हुई है। देश के कुछ राज्यों, खासकर 125 जिलों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आखिर क्या ये कोरोना की सेकेंड वेव है? क्या है संक्रमण बढ़ने की वजह? क्या है एहतियात और सावधानियां जो बरतना बेहद जरूरी है? इन्हीं सब मसलों पर आज आयुष्मान भव में हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, प्रोफेसर, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी, स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर कोविड-19 हरियाणा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोरोना के संक्रमण में अगर हम देखें तो बचाव ही सबसे कारगर हथियार है और देश में 16 जनवरी को सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। करीब 4 करोड़ वैक्सीन डोज अब तक लगाई जा चुकी हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक दूसरी लहर बता रहे हैं। देश में 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली, गुजरात, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्य इसमें शामिल हैं। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार सख्ती से नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण और ना फैले, इस वजह से कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और साप्ताहिक बाजार और भीड़ वाली जगहों को दोबारा बंद किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की है कि वो अपने राज्यों में स्थिति पर नियंत्रण रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर का असर और तेज हो सकता है। ऐसे में कोविड नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड की सेकेंड वेव को रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय हैं। भारत में दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है। इस अभियान के तहत देश भर में अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण के मामले और क्या है बचाव और एहतियात के उपाय, इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, पहले आपसे शुरुआत करूंगी मैं। आप बताइए, हमें थोड़ा समझाइए कि क्या ये कोरोना की सेकेंड वेव है? 24 घंटे में करीब 40,000 मामले सामने आना, इसे आप क्या मानेंगे? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में इसमें कोरोना के जो मामले हैं, अगर हम पहले से कंपेयर करें तो डेफिनेटली मामले बढ़ रहे हैं और एक मुझे लगता है थोड़ा-सा ये चिंता वाली बात भी है, क्योंकि अगर हमने इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाके और भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बन सकती है। और इस समय हमारा जो प्रयास होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम जो अभी तक करते आए हैं कि हमारी जो मोर्टेलिटी रही है, मृत्यु दर रही है, उस मृत्यु दर को हम कंट्रोल रख सकें और शायद हम इसमें सफल होंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है समझाना कि जो केसेज़ हैं, हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर हम
वो एक्टिवली जाके सारे लोगों का टेस्ट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है वो तो स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन अब स्प्रेड होने से नहीं रुक सकते, वो कम्युनिटी में है। उसका हमें जो कोशिश करनी चाहिए कि केसेस जो हैं जिनमें सिम्टम्स हैं या जो सीवियर हो रहे हैं या जिनको मृत्यु का ज़्यादा खतरा है, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ। और जैसा कि आपने देखा कुछ राज्यों में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और शायद हम इस प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण हैं, किन लोगों में बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई जगह अभी जो पॉपुलेशन ससेप्टेबल है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो प्रिंसिपल्स एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं, वो ये है कि आपके पास ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितनी है। ससेप्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जो हम अगर कोविड के केस में कहेंगे तो जो लोग अभी बिकॉज़ ऑफ वैक्सीन या बिकॉज़ ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन जो प्रोटेक्टेड हैं, जैसा कि हमारा सीरो सर्विलेंस में आया था, कई जगह ज़्यादा है। उसके अलावा जो लोग हैं जो अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं और अब किसी प्रकार से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है इस वक्त। और शायद जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में है या पंजाब में है या अन्य राज्यों में है, वो उन जगह से आ रहा है जहाँ पर इन्फेक्शन उतनी तेजी से या उतने रूप से नहीं फैला हुआ था। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इन्फेक्शन को जो सेकेंड वेव जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए शायद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इस सेकेंड वेव को और संक्रमण बढ़ने के जो मामले हैं उसे लेकर हम थोड़ा और समझेंगे। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, आप क्या मानते हैं, जो कुछ हम राज्य जैसे महाराष्ट्र की बात हो गई, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इनके पीछे वजह क्या है? और पहले हमने देखा था, जो अब हम फर्स्ट वेव की बात करें तो ज़्यादातर जो बड़े शहर थे वहाँ ज़्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन क्या अब ये टियर 2, टियर 3 जो शहर हैं वहाँ पे भी हो सकता है संक्रमण तेजी से फैले? सेकेंड वेव के बारे में और क्या आप हमें बता सकते हैं? फर्स्ट वेव से क्या ये अलग होगी या उसी तरह रहेगी? देखिए प्रीति जी, पहले तो शुक्रिया। मैं इससे सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए मीडिया के अंदर, मैं कहना चाहूँगा माफ़ी का मांगते हुए कि कई चीज़ों का हम बिल्कुल हाइप कर देते हैं, बिल्कुल हम उसको इग्नोर कर देते हैं, एक्सट्रीम्स चलता है। जिस तरह से आपने खुद ही बोला कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में मिल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भा के अंदर हमें पहले नहीं मिला। आपको मुंबई में सारी दिक्कत आ रही थी और उसके साथ-साथ पुणे में, अभी पुणे में फिर दिक्कत है। मैं अभी पीछे क्रिटिकल केयर सोसाइटी का प्रधान भी था, तो मैंने जब अपने कोलीग से बात किया तो आईसीयूज़ पूरे भर गए हैं। एक्सपेक्टेशंस, आपकी तैयारी आपकी बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे वेव फर्स्ट टाइम में थी, जो हमने सितंबर में देखा, जो हमने नवंबर में देखा। इसलिए इसके अंदर तैयारी के अंदर मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब हमें इस बीमारी के विषय में पिछले 1 डेढ़ साल से ज़्यादा मालूम है। हमें ये मालूम है कि क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और मेरे हिसाब से एक टाइम आया है कि जो हमें नेशनल और स्टेट प्रोटोकॉल्स को एक बारी रिविजिट और रीलुक करना है, ताकि जो चीज़ हमने टियर 1 सिटीज़ में की थी या टियर 2 या बड़े शहरों में हुई थी, वो चीज़ हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अब जैसे महाराष्ट्र में है, आपका यवतमाल है, आपका अकोला है, आपका नंदुबार है, बीड़ है। इसी तरह से अब पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि खास तौर पे दोआब का एरिया है। हमारे हरियाणा में हमने शुरू में एनसीआर में देखा, अब हम देख रहे हैं करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में। वो चीज़ें हमको देखनी है। दूसरा, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमको ये देखना है कि स्ट्रेन्स कौन से हैं। जैसे कि हमें महाराष्ट्र के स्ट्रेन्स मालूम है, इसी तरह से हमको ये देखना है कि इसमें से कितनों के अंदर यूके स्ट्रेन तंग कर रहा है, कितनों के अंदर कोई ब्रिटिश या के अलावा कोई और स्ट्रेन तो नहीं आया है। उसका कारण ये है कि अगर जो चीज़ तेजी से फैल रही है, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, हम 3T की पॉलिसी पे चल रहे हैं, टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रेस, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। दैट इज द पॉलिसी वी आर फॉलोइंग, व्हिच वी हैव टू डू इट। लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी कि अब 1 साल का बड़ा लंबा अरसा होता है। हेल्थ स्टाफ भी इस समय फैटीग पे है, टायर्डनेस पे है। इसके लिए हमें जनता को और जागरूक करना होगा। मास्क हमें कहना होगा प्लीज पहनिए, क्योंकि सिंगल इंपॉर्टेंट चीज जो हमें प्रिवेंट करके या बचा सकती है, वो अगर दोनों आदमी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग किसी ना कारण से मेंटेन ना हो, अगर दोनों आदमियों ने मास्क पहना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड इज लेस देन 90%. सो इटसेल्फ दैट सेव्स अस।
सो मास्क इज वैक्सीन जो आपका भी अभियान चला है, वो हमें और जोर शोर से चलना है। और तीसरी चीज इसमें वैक्सीनेशन, खास तौर पे जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो काफी हद तक अब दूर हुई है, उसके ऊपर हमें और जोर से चलना होगा, तभी हम रोक पाएंगे। और जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है, हमें जैसे फर्स्ट फेज में किया था वैसे ही हमको ऑक्सीजन बेड्स की, आईसीयूज की पूरी तैयारी करके रखना चाहिए। और ना हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमें अर्ली शुरू करने पड़ेंगे। और फाइनली हमें अपने नए रिसर्च प्रोटोकॉल्स, क्योंकि कई एरियाज ऐसे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हमें किस समय इस्तेमाल करने हैं, कब इस्तेमाल करने हैं, आइवरमेक्टिन कहीं पे इस्तेमाल हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो ये हमें एक चीज, एक मौका भी देता है कि इन नए ट्रीटमेंट्स को आजमाने का तो टाइम टेस्टेड है, जिससे कि पेशेंट्स को फायदा हो और हम अपनी मृत्यु दर 1% से कम ला सके। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पुनीत, जो जैसा अभी हमें डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने भी बताया कि हमको पहले से ज़्यादा जानकारी अब है। फर्स्ट वेव में इस वायरस को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब पहले से ज़्यादा हमारे पास जानकारी है और अब हमारे पास वैक्सीन भी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक हम देखें तो लगभग 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जो हर्ड इम्यूनिटी बनाने की बात आती है, कहीं ना कहीं क्या वो अभी भी ज़रूरी है सेकेंड वेव के बाद, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात कही जाती है? तो ये कितना लंबा दौर चल सकता है? और जो वैक्सीनेशन है, क्यों ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना और हर्ड इम्यूनिटी की जिसकी बात होती है वो बनाना? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जैसे अभी डॉक्टर ध्रुव ने भी आपको बताया कि इस समय बीमारी फैल किस में रही है। देखिए, जब पहला वाला फेज था तो जो ससेप्टेबल लोग थे जहां पर फैली, अब उन लोगों में जहाँ पे अच्छी सीरो पॉजिटिविटी है, जहाँ पर लोगों के अंदर एंटीबॉडीज है, उस पॉपुलेशन से हट के ये दूसरे पॉपुलेशन पे जा रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जी। जो टीयर 2 सिटीज है, टीयर 3 सिटीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अगर आप हर जगह देखेंगे तो जो लोग ससेप्टेबल बचे हुए हैं, जिनको अभी किसी प्रकार से इम्यूनिटी नहीं आई, उसमें बीमारी फैल रही है। हाँ। जहां तक आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा एक पॉपुलेशन है, जो हमारा एक कम्युनिटी है, वहां पर एक क्रिटिकल मास ऐसा हो जिसके अंदर चाहे नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा एंटीबॉडीज हो, उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई हो, तो कुछ परसेंट पॉपुलेशन अगर इम्यूनाइज नहीं है, ससेप्टेबल है, तो वो भी बची रहती है। जहां तक हम कोरोना के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमें ये ज्ञात है कि कई सारे जो फैक्टर्स हैं, वो इसमें जो इसका हम आर नॉट कैलकुलेट करते हैं और चीज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है फैक्टर्स सम्मिलित होते हैं। उन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं करीब 70 से 80% अगर पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार से हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी है, तो कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के तरीके क्या है? 2 चीज हो सकती है, या तो उनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो या उनको वैक्सीन के द्वारा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा चुकी हो। तो आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 2 वैक्सीन हैं जो भारत सरकार ने अप्रूव की हुई हैं और प्राथमिकता के आधार पर पहले हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट एंड वर्कर्स को दी थी। अब जो हमारे एल्डरली हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ लोग हैं 45 वर्ष के ऊपर, उनको दे रहे हैं। लेकिन सारे लोगों को वैक्सीन देने में अभी कुछ वक्त लगेगा। हम सारी पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीन नहीं दे सकते और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि लोग बीमार हों और उस प्रकार से उनको इम्यूनिटी आए। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वैक्सीन तो लेनी ही लेनी है जिन लोगों का नंबर आ रहा है, और साथ ही साथ जो भी प्रिकॉशंस हैं बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस को पूरी तरीके से फॉलो करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये धारणा आ गई है कि बीमारी तो खत्म हो गई है, तो क्यों हमें मास्क का उपयोग करना है या क्यों हमें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना है? सब कुछ नॉर्मल है और हमें पूरी तरीके से जैसे हम कोरोना काल से पहले रह रहे थे, उस प्रकार का हम बिहेवियर कर सकते हैं। और शायद वही सारे जो कारण हैं, वो अब ससेप्टेबल पॉपुलेशन में इस इन्फेक्शन को ले जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम ये सेकेंड वेव देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वैक्सीन के आने के बावजूद भी अभी हमें काफ़ी समय तक जो प्रिकॉशंस हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करना है, क्योंकि वो ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी हमें और आपको और हमारी सोसाइटी को इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो वृद्ध लोग हैं, वो कोमॉर्बिड लोग हैं या जिसमें मॉर्टिलिटी ज़्यादा है, उन लोगों में मृत्यु ज़्यादा हो। तो एक तरफ हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये मॉर्टिलिटी का, मृत्यु का कारण नहीं बने, उसके बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उन्होंने, वो क्रिटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने पाया कि देश भर के जो आईसीयूज हैं, वहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है
या ऑक्सीजन की है, तो वहाँ पर जो हमारा ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट के लोग हैं, जो हमारे सघन चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों का रोल आता है कि जो जिनको सीरियस डिजीज हो गई है उनको उचित उपचार दिया जाए। हालांकि वो बहुत ही कम परसेंटेज होगा, करीब 5 से 10% लोग होंगे जिनको ऐसे उपचार की जरूरत पड़ेगी, तो उस उपचार के माध्यम से उसको हम मृत्यु दर कम कर सकें। तो इसलिए हमें दो तरीके से काम करना है। एक तरफ हमें जितना प्रोटेक्शन वाला काम है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, उसकी तरफ पूरा ध्यान देना है। और दूसरी तरफ जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, उनको सारी जो फैसिलिटीज है, चाहे वो आईसीयू की हो या ऑक्सीजन की हो या इंटेंसिव केयर यूनिट की हो, उसको पूरी तरीके से सुदृढ़ रख के, और जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, चिकित्सक हैं, उनको वहाँ पर डेप्यूट करके हम मृत्यु दर को कम कर सकें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, जैसे बहुत अहम बात डॉक्टर पुनीत ने भी कही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम जो नॉर्म्स थे, जो गाइडलाइंस का हमें पालन करना था, उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सामान्य जिंदगी कोविड के पहले थी, उस तरफ हम कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। तो ये सबसे अहम कदम होगा कहीं ना कहीं कि लोग कितना एहतियात बरतते हैं और केसेस की मात्रा कितनी आती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। प्रीति जी, आप कुछ हद तक ठीक कह रही हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम ही आपको अपना बिहेवियर बदलना है। एक चीज जो हम रूटीन में नॉर्मल मान के चलते हैं, और एक टर्म जो यूज की जा रही थी कि कोविड फटीग लोगों को हो गया है, और उसके अंदर आप ये देखिए रोजमर्रा का लोगों को दिक्कत हो रही है जीविका करने में। इसी तरह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जब भी हमने देखा कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया, वैसे वैसे केसेस की मात्रा भी बढ़ती गई। इसके अंदर बार बार हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, और सब दूसरे स्टेट्स के सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने भी, डॉक्टर्स ने भी, सबने आह्वान सबसे एक बार किया कि मास्क जरूर पहनिए। और अगर आप मार्केट में जाएं, जिस समय कोरोना का दिवाली से पहले का आप सीन देखिए, आप किसी को ऐसे लगता ही नहीं था कोरोना हो रहा है। सो प्रोबेबली मेरा अपना मानना ये है कि मास्क जो हमें लेके चलनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए तो बल्ले बल्ले, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं कि जितनी हमारी पॉपुलेशन की सघनता है, थ्योरेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग उतनी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है जितनी कि अगर आप देखें मास्क पहन के घूमना है। दैट इज वन पार्ट। सेकेंडली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी अगर आप बहुत बारीकी से देखना शुरू करेंगे, दो डिफरेंस आ रहे हैं। जो शुरू के अंदर हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का तबके को बहुत ज्यादा मात्रा में ये दिक्कत आई थी। अब जो मेरी पुणे से खबर है, या और जो कुलीग से बात हुई है, अब अपर मिडिल क्लास के अंदर हम ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो पहली वेव में बच गए थे, उनके अंदर केसेस की मात्रा ज्यादा है। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं लेवल ऑफ इम्यूनिटी इज इम्पोर्टेंट, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है विषय एक। दूसरा, हमें जैसे एहतियात है, उसमें मेरा ख्याल बार बार री एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, एक बहुत हमें आगे चल के स्कूल्स भी खोलने हैं, हमें अपने कॉलेजेस भी खोलने हैं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम टीकाकरण कर रहे हैं, क्या हम अपने अध्यापकों को उसके अंदर पहली श्रेणी में ला सकते हैं। क्योंकि अब ये डाटा आ रहा है, क्लियर कट डाटा आ रहा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनकी पढ़ाई के अंदर, उनको समझने के अंदर 15 से 20% का फर्क पड़ा है, और जो पढ़े थे वो भी भूल गए हैं। और साथ ही सोशल, आपको कैसे लोगों से बिहेव करना है, मिलना है, उसके अंदर भी दिक्कत पड़ रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म समाज पे असर पड़ेंगे। तो इसलिए सारे चहुमुखी देखते हुए प्रोबेबली अब टाइम आया है जिसको देखते हुए हमें, क्योंकि स्कूल खोलेंगे और बच्चों के अंदर अभी हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कोरोना का बिहेवियर क्या है। अगर मैं इन्फ्लुएंजा से एक्सट्रापोलेट करूं तो बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या में इसको कोरोना के सेपरेट करने का कारण बन सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने का एक बेस्ट तरीका यह है कि जो स्कूल टीचर, स्कूल स्टाफ है, उसको हम प्रायोरिटी पे इम्यूनाइज करें। इसी तरह जो पब्लिक सर्विसेज है, जहाँ लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज नाउ वी नो टुडे कि जो कोरोना आपका फैलता है डोमिनेटली सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं। सो वो हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आप ओपन में करते हैं, अगर आप देखेंगे जो आदमी खुले जगह पे रह रहे हैं, वहां कोरोना का इंसिडेंस कम है, जबकि जो लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहां स्प्रेडिंग इवेंट ज्यादा, बिकॉज आपकी घनता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हवा की सफाई नहीं हो पाती है। और आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कोरोना प्रेडोमिनेटली 98% टाइम
आपका सिर्फ श्वास के जरिए फैल रहा है। तो अगर हम अपना कांटेक्ट के अंदर अगर हम मास्क पहने और अपना ऐनक पहन के रखें, बिकॉज कईयों में कंजक्टिवाइटिस से भी मिला है, क्योंकि नाक बंद हो जाता है तो उधर आ सकता है वायरस। उसके अगर हम ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें सारे, तो प्रोबेबली हम 80 से 90% इसकी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, जो वैक्सीन मिला के इसको फैलाने में, इसके फैलने में, इसके विस्तार में एक अहम विस्तार को रोकने से एक अहम भूमिका निभा सकता है। ठीक है। और डॉक्टर पुनीत मिश्रा, बड़ी संख्या में लोग जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है या हो चुका है पहले, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हो सकता है कई लोगों के मन में ये होता है कि हमें एक बार संक्रमण हो चुका है, दोबारा नहीं होगा और ना ही हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो कितना ये भ्रम है और क्या सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जिन लोगों को भी अभी हम लोग यही कह रहे हैं कि आपको चाहे कोरोना इन्फेक्शन हुआ है या आपको वैक्सीन लगी है, लेकिन जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये आपके बचाव और साथ-साथ सोसाइटी के बचाव के लिए ज़रूरी है। हाँ। इसमें थोड़ा-सा कि जो लोग कोरोना हो चुका है उनको वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है, इस पे एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग विशेषज्ञों की अलग राय है। लेकिन अभी जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो यही कहती है कि अगर आपको पहले कोरोना इन्फेक्शन हुआ भी है तो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि उस वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी और मजबूत होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो एक सेपरेट चर्चा का विषय है, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय में उसके लोगों के अलग-अलग मत हैं, तो उसमें मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं जाऊँगा। यहाँ पर जो मेरा मैसेज होगा वो यही होगा कि जो अभी भारत सरकार ने गाइडलाइन शुरू की है, उन गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपको इन्फेक्शन पहले हुआ है, तो आप कुछ समय रुकने के पश्चात, करीब 3 से 4 हफ्ते रुकने के पश्चात आप उस चीज़ का वैक्सीन ले सकते हैं। जहाँ तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है, तो अगर आपने वैक्सीन लिया है, तभी भी आपको इस चीज़ के बारे में सावधानी लेनी होगी। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको अगर संभव है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो उसके लिए और अपने हाथों की जो सफाई है, उसकी तरफ खास विशेष करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बात हमारे जो जन-सामान्य है, उससे भी लागू होती है। और मैं फिर से इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगा कि अभी जो हमारा कोरोना है ये गया नहीं है, अभी कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय रहने के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ ये डिज़ीज़ एक तरीके से एंडेमिक हो जाएगी कि छोटे लेवल पे सोसाइटी में चलती रहेगी। हम ये कहें कि हम एक समय ऐसा आएगा 1 साल के बाद और 2 साल के बाद कि कोरोना बिल्कुल पूरी तरीके से सोसाइटी में खत्म हो जाएगा, एक केस भी नहीं होगा, मुझे शायद उसमें थोड़ा-सा संशय है। लेकिन जैसे अन्य बीमारियाँ हैं, एंडेमिक हैं, चलती रहती हैं, एपिडेमिक फॉर्म में नहीं आती हैं, उस प्रकार से शायद आने वाले टाइम में कोरोना का भी भविष्य होगा। हमें जो मेन चिंता करनी है, वो इस चीज़ की करनी है कि जो केसेज़ हैं, इन्फेक्शन तो स्प्रेड करेगा। बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक ही, आपने देखा होगा कि हम चाहे कोई भी हमने पॉलिसी अपनाई हो, हम सारे इन्फेक्शंस को नहीं पकड़ पाए। जब आपने कहा था कि हम ट्रेस करेंगे, ट्रीट करेंगे और हम उनको सारा स्क्रीनिंग करेंगे शुरू में, तो उसमें भी हम सबको नहीं पकड़ पाए। 5% लोगों को भी हम नहीं पकड़ पाए, जैसा कि सीरो प्रेवलेंस है। तो हमें इम्पेसिस वही देनी है कि जो हमारे केसेज़ आ रहे हैं, जो लोग सिम्पटम्स के साथ आ रहे हैं, उनको उचित समय में उचित प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध हो जाए, ताकि मैंने जैसे पहले कहा कि मॉर्टेलिटी कम हो। और साथ ही साथ सारी पब्लिक के लिए मेरा यही दोबारा से संदेश है, जो कि आप और सारे लोग बार-बार दोहरा रहे हैं, कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि मास्क का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है, वो रखें। और साथ ही साथ देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि हमें और करना पड़ेगा कि हमें अपने बिज़नेस खोलने हैं, स्कूल खोलने हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि कोरोना का स्प्रेड भी पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ है, वो कम से कम सफ़र हो, क्योंकि हमें नॉर्मल्सी की तरफ बढ़ना है। हमें स्कूल भी खोलने हैं, हमें अस्पताल बाकी बीमारियों के लिए भी खोलने हैं, हमें अन्य बिज़नेस भी खोलने हैं, क्योंकि बीमारी के साथ-साथ जो रोज़ी-रोटी है, जो पढ़ाई-लिखाई है, जो काम-धंधे हैं, वो भी उतने ही आवश्यक हैं, जितने की कोई और चीज़। तो इन सब में जो रोल आता है वैक्सीन के अलावा, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का था, और उसको आप बनाए रखें। यही मेरा संदेश है और यही मेरा मैसेज है सारे लोगों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। डॉक्टर ध्रुव चौधरी। प्रीति जी, 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 जी। जी, बताइए। नहीं, मैं डॉक्टर साहब वाली बात को करते हुए बोल रहा था कि जो जिन लोगों को कोरोना हो रखा है, कल ही डेनमार्क से स्टडी आई है पूरी पॉपुलेशन की, अच्छा। उससे पहले पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से भी स्टडी आई है।
लगभग एक चीज तो ये है कि एक भ्रांति है कि प्रॉब्ली कोरोना हो तो दोबारा कोरोना कितना कॉमन है हो सकता है। तो लगभग जो इंसिडेंस आ रहा है वो 3% से कम का आ रहा है। ये भी मैं बल्कि ज्यादा बोल रहा हूँ। अच्छा। अगर मान लीजिए 100 आदमियों को पहले कोरोना हुआ है, जो 9 महीने का डाटा है, उसके हिसाब से ये है कि लगभग 3% से ज्यादा आदमियों को कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा है, हमें वैक्सीन तो लगवाना है, कितना लगवाना है उसके ऊपर चर्चा का एक विषय अलग है। तो इसलिए मेरे साथियों से अपील है कि जिनको पहले कोरोना हुआ है और खास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करते हुए सीडीसी 90 दिन कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की, जब आप कोरोना से रिकवर हो आफ्टर 2 वीक्स आप लगवा सकते हैं। तो आपको अगर आप 2 हफ्ते में लगवाने में आपको कोई कोताही है तो कम से कम 3 महीने के बाद जरूर टीका लगवाइए। उससे आपकी सेफ्टी है, जिन पेशेंट्स को आप देख रहे हो उनकी सेफ्टी। ये नहीं है कि मरीज से डॉक्टर को या नर्स को या पैरामेडिक को आएगा, आपसे भी मरीज को बीमारी जा सकती है। तो ये 2 वे प्रोसेस है। पेशेंट सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। डॉक्टर ध्रुव चौधरी आपका, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ज़रूरी जो सलाह और सुझाव है वो हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो कोरोना के संक्रमण से बचाव ही सबसे कारगर हथियार है और ये जो सेकेंड वेव है, इस चुनौती का भी मुकाबला हम उसी तरह कर पाएंगे जैसे हमने पहली वेव की चुनौती का सामना किया है। जाहिर से हर एक व्यक्ति अपना योगदान देगा, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनाएगा और तमाम सावधानियां बरतेगा। और साथ ही जो वैक्सीनेशन है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इन तमाम बातों का ध्यान रखकर हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को ज़रूर जीत पाएंगे। इसी के साथ फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी सलाह और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।